देखिए कल हमने साइज पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, तो साइज में देखो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक रेडियस। याद करिए, आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए में डिफिकल्टी आती है। क्यों डिफिकल्टी आती है? क्योंकि याद करो कि भाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनसर्टेन होता है। ये देखो कभी ये इतना दूर है, कभी इतना दूर है, कभी इतना दूर है, कभी इतना दूर है। दूसरा, एटम को तुम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ये मेन दिक्कतें आती हैं किसी एटम का रेडियस नापने में। एटम को तुम आइसोलेट नहीं कर सकते। दूसरा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से तुम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर होगा। तो लिखो, फिर से लिखो, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Exact values of atomic radius cannot be determined because पहला, a atom is too small for measurement। भाई अभी की जो हमारी टेक्निक है वो क्या है, उसका एटम बहुत ही छोटा है, अकेला एटम। दूसरा, size of atom is also influenced by neighboring atoms and type of bonding। तीसरा, according to uncertainty principle, position of electron is not fixed। Hence, बस तो प्रैक्टिकली क्या होता है, तो कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो लाइन चेंज करके लिखो, हेंस टू कैलकुलेट साइज ऑफ एटम वी जनरली यूज कोवेलेंट रेडियस। दूसरा, वंडर वाल्स रेडियस। ठीक है, जनरली ये दोनों यूज किए जाते हैं, एक कोवेलेंट रेडियस और एक वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो लिखो, अब लिखो एक कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो भाई जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे एक इसका एक इसका। ठीक, तो जो किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कोवेलेंट रेडियस, अब देखो, अब सपोज करिए दो हाइड्रोजन एटम थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसने मिलके बॉन्ड बनवा लिया, ये देखो। तो अब ये दोनों का हो गया। तो अगर मैं इसको एटम वाइज दिखाऊं तो यूं दिखाऊंगा, ये देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस। इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ। ठीक, तो इसका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, ये देखिए, पता नहीं ग्रीन पेन से आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये जो हाफ डिस्टेंस है, मतलब ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका जो आधा डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। यानी कोवेलेंट रेडियस क्या है कि कोई भी दो एटम जिनके बीच में क्या बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। अरे यार, दूसरे कलर का पेन जम गया। कोई भी दो एटम जिनके बीच में क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस। उसका हाफ क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला, यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, ये था एटॉमिक रेडियस, ब्लू वाला, मतलब ये पूरा, ये एटॉमिक रेडियस और ये कोवेलेंट रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो खुद बताओ, कोवेलेंट रेडियस बड़ा है कि एटॉमिक रेडियस बड़ा है? ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस।
एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा किससे? कोवेलेंट रेडियस से। तो लिखो कोवेलेंट रेडियस, लिखो इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। भाई ये इंटरन्यूक्लियर, इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या हो? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms joined by covalent bond, between two atoms joined by covalent bond। भाई ये क्या हो गया? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियस के बीच में दिखता है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या बोलेंगे हम? कोवेलेंट रेडियस is equal to internuclear distance upon 2, ठीक है। लिखो कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक रेडियस ड्यू टू ओवरलैपिंग। भाई ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है ना ये रीजन, तो ये एटॉमिक रेडियस है और ये कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ इंटरन्यू अच्छा ऐसे करो, फाइंड आउट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ H2 and Cl2, फाइंड आउट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ H2 and Cl2 if internuclear distance is 74 picometer and 198 picometer. If internuclear distance is 74 picometer and 198 picometer. अरे भाई सिंपल सी बात है, ये H2 हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 74 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ 74/2 37 पिकोमीटर है कि नहीं? Cl2 देख लो, ठीक। Cl2 देख लो, ये भाई ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? कोवेलेंट रेडियस Cl2 का कितना हो जाएगा? कितना है? 198 पिकोमीटर। 198/2 इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर। ठीक है, बस कितना सिंपल है। वैसे इस पे सवाल आता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ही सिंपल है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 74 पिकोमीटर। Cl2 बॉन्ड लेंथ कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 198 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? बॉन्ड लेंथ मतलब वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड लेंथ। लिख लो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हाँ। अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ, क्वेश्चन फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल, फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल using data in the previous question, using data in the previous question।
यूजिंग डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन। देखो HCl, मान लो ये H है, ये Cl है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई? इसका कोवेलेंट रेडियस, ये इसका कोवेलेंट रेडियस हो गया प्लस इसका कोवेलेंट रेडियस, है कि नहीं भाई? ये HCl, ये H है, ये Cl है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये इसका कोवेलेंट रेडियस प्लस इसका कोवेलेंट रेडियस। तो देखो कोवेलेंट रेडियस, नहीं सॉरी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई? कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 37 पिकोमीटर, और ये कितना? 99 पिकोमीटर। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई भाई? ये कितना हुआ? 136 पिकोमीटर। ठीक है ना बेटा? अब हेडिंग डालो वंडर वॉल्स रेडियस। अब ये क्या चीज है? तो वंडर वॉल रेडियस क्या है, इसके लिए पहले आपको पता चला होना चाहिए कि भाई वंडर वॉल क्या चीज है। तो ये आपको 5-6 लेक्चर आएंगे इसके केमिकल बॉन्डिंग में, वंडर वॉल रेडियस जो है। ठीक है, तो वंडर वॉल रेडियस होता क्या है? वंडर वॉल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि कोई भी जो दो एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो एक थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। एक फोर्स हमेशा काम करेगा। उसने बोला कि उस फोर्स का नाम है वंडर वॉल फोर्स। वो फोर्स क्या होगा? बहुत ही वीक फोर्स होगा। वंडर वॉल ने क्या बोला कि कोई भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक हल्का सा बहुत फीबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका नाम है वंडर वॉल फोर्स। ऐसा क्यों सर? क्यों ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो ये हम पढ़ेंगे किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में अभी। और ये कैसे जनरेट होता है? तो ऐसा समझो कि कोई भी जो दो एटम या मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में क्या होता है? बहुत ही वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्स। ठीक, अब देखो, अब जैसे कि नोबल गैसेस हैं, जैसे हेने, अर्कर, जीरन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो है ये नोबल गैसेस हैं, तो ये भाई जीनोन को छोड़ दो तो बाकी कोई, इनको नोबल गैसेस बोला ही क्यों जाता है? इनको नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनरली दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कोई भी केमिकल बॉन्ड तो बनाते नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? नोबल गैसेस। ठीक है, तो जनरली दे डू नॉट मेक एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो फिर इसके लिए बताओ कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफाइन करोगे? तो कोवेलेंट रेडियस डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, समझे ना? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस के लिए क्या होना चाहिए था भाई? नियॉन का किसी के साथ क्या, नियॉन के साथ ही बॉन्ड बने पहले तो, तब तुम बोलेंगे इसका कोई कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन ये तो बॉन्डिंग करते नहीं है, तो इसलिए जो है, अब देखो इनके बीच में हम क्या मान के चलते हैं कि एक क्या है? वंडरवॉल फोर्स। और ग्रीन पेन तो दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ, इसको क्या बोलोगे? वंडरवॉल रेडियस। इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे बेटा? वंडरवॉल रेडियस। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन। वंडरवॉल रेडियस इज 1/2 of the internuclear distance
van der Waal radius is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms of neighboring atoms of molecule in solid state. ठीक, अब खुद सोचो, तो एटॉमिक रेडियस इतना बड़ा है, ये क्या है एटॉमिक रेडियस, ये क्या था एटॉमिक रेडियस से थोड़ा कम कोवेलेंट रेडियस, तो वंडर वॉल रेडियस सोचो कितना बड़ा हो गया। तो जनरली क्या होता है बेटा, वंडर वॉल रेडियस बहुत ज्यादा होता है किससे, एटॉमिक रेडियस से, और एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ा सा ही ज्यादा होता है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। अगर मैं एग्जांपल लूं फॉर हाइड्रोजन, कोवेलेंट रेडियस, ये वैल्यू याद होने की जरूरत नहीं है आपको, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 37 पिकोमीटर, और वंडर वॉल रेडियस ये होता है 120 पिकोमीटर। देखो कितना बड़ा फर्क है, कोवेलेंट रेडियस कितना है 37 पिकोमीटर, वंडर वॉल रेडियस कितना है 120 पिकोमीटर। तो दिख ही रहा है कि ये, अब ये प्रैक्टिकली किसके लिए डिवाइस किया गया, नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस कोवेलेंट बॉन्ड बनाती ही नहीं है, तो फिर इनके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, तो ये हमने डिफाइन किया क्या, वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, ये बना लो। ठीक, लिखो आगे कि वंडर वॉल फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which acts between atoms of molecule, which acts between atoms or molecules, which acts between atoms or molecules। ठीक है, तो एक बात समझ लेना कि जिसका वंडर वॉल रेडियस, जिसका भाई एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, मान लो ये इसका एक ये है एक ये है, इसका एटॉमिक रेडियस कम है, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, यानी इसका कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सपोज यूं, तो इसका कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगा, कम होगा, और इसका वंडर वॉल रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका वंडर वॉल रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि जिसका वंडर वॉल रेडियस ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा और उसका कोवेलेंट रेडियस भी ज्यादा होगा। तो नहीं समझ में आया ठीक से बेटा, ये देखो सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जाने पर हमने क्या पढ़ा था, रेडियस बढ़ता है, तो सर कौन सा रेडियस बढ़ता है, तो तीनों ही रेडियस बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ेगा और वंडर वॉल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसका एक ज्यादा उसका दूसरा ज्यादा, उसी का तीसरा ज्यादा। तो लिखो, हिंदी में लिखो, जिसका वंडर वॉल रेडियस ज्यादा, जिसका वंडर वॉल रेडियस ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा, उसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा और उसका कोवेलेंट रेडियस भी ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, अब देखो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा भाई, आपने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस कम होगा,
रेडियस ही पढ़ा था उस समय, तो एटॉमिक रेडियस की ही बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस भी कम होगा तो कोवेलेंट रेडियस भी कम होगा, तो वंडर वॉल रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। सारे ही रेडियस कम होंगे और नीचे जाने पर क्या होगा, तीनों ही रेडियस बढ़ेंगे, यानी एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ये बस याद रखना। ठीक, इसके बाद देखो कि वी कैन नेवर मेजर एटॉमिक रेडियस, वी कैन नेवर मेजर एटॉमिक रेडियस। We can never measure atomic radius. We can only measure covalent radius or van der Waal radius. We can only measure covalent radius or van der Waal radius. ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखो कि नोबल गैसेस does not form covalent bond. Noble gases does not form covalent bond, so only van der Waal radius of noble gases, only van der Waal radius of covalent gases, as only van der Waal radius of noble gases can be measured. अब देखिए क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इन अ पीरियड लिखो, नोबल गैसेस हैव बिगेस्ट साइज, एक्सप्लेन व्हाई। इन अ पीरियड नोबल गैसेस हैव बिगेस्ट साइज, एक्सप्लेन व्हाई। पीरियड में नोबल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है, ऐसा क्यों? सर हमने तो पढ़ा था पीरियड में साइज छोटा हो जाता है, याद करो भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए जब भी मैंने साइज की बात की थी, देखो मैं फ्लोरीन तक ही लेता था, नोबल गैस नहीं लेता था, ठीक है। पीरियड में इधर से इधर जाने पर सर साइज छोटा होता है तो हो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि नोबल गैस जो है, फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन, इसका साइज पीरियड में, ये वही सेकेंड पीरियड हो गया, तो नोबल गैस का साइज पीरियड में सबसे बड़ा होता है। बताओ ऐसा क्यों? नोबल गैस का साइज पीरियड में सबसे बड़ा होता है, ऐसा क्यों? बताइए, सोच के देखो। भाई इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब भी हम रेडियस की बात करते हैं तो इन सब का हम क्या नापते हैं? कोवेलेंट रेडियस। समझो, इन सब का क्या लेते हैं हम? कोवेलेंट रेडियस, नॉट वैन डर वाल रेडियस। और नोबल गैसेस के लिए केवल क्या है? ओनली वैन डर वाल रेडियस। समझे ना? इसके लिए क्या है? केवल ओनली कोवेलेंट रेडियस, और उसके लिए क्या है? वैन डर वाल रेडियस। तो ऑब्वियसली तुम एप्पल और ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो, बेसिकली अब यहाँ क्रिकेट बॉल और फुटबॉल को कंपेयर कर रहे हो। अगर तुम सभी का क्या लो? वैन डर वाल रेडियस, समझे ना? अगर तुम सभी का वैन डर वाल रेडियस लो तो क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये देखो, ये कब होगा? जब सबका क्या लोगे? वैन डर वाल रेडियस। सबका वैन डर वाल क्यों लोगे? क्योंकि नियॉन का तो क्या लेना पड़ेगा? वैन डर वाल ही लेना पड़ेगा। तो देखो ये बात ये आएगी, साइज नियॉन का छोटा होगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो सवाल बनता है कि हम बोलते हैं नोबल गैसेस का पीरियड में साइज सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? सच में बड़ा नहीं है। बड़ा क्यों है? क्योंकि बाकी सबका तुम क्या मेजर कर रहे हो? कोवेलेंट रेडियस। और नियॉन का तुम क्या मेजर कर रहे हो? वैन डर वाल रेडियस। बाकी सबका तुम क्या मेजर कर रहे हो? ओनली कोवेलेंट रेडियस। और तुम नियॉन का क्या मेजर कर रहे हो? ओनली वैन डर वाल रेडियस। इस वजह से क्या है, तुम्हें समस्या आती है।
इन सब के क्या मेजर कर रहा हूँ, कोवेलेंट रेडियस। इसका क्या मेजर कर रहा हूँ, ओनली वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, और अगर सबका वंडर वॉल रेडियस कवर करोगे तो क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नोबल गैसेस का क्या होता है, सबसे हाई होता है, साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम बाय डिफॉल्ट रेडियस बोलते हैं तो अगर रेडियस बोल रहे तो सर 3 रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, तो आप कौन सा रेडियस बोल रहे हो। जब भी केवल रेडियस बोलोगे उसका मतलब क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। और जब भी नोबल गैसेस के लिए रेडियस बोलोगे तो उसका क्या मतलब होगा, उसका वंडर वॉल रेडियस। तो इसीलिए, और वंडर वॉल रेडियस आपने देखा ही नॉर्मली बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस। इसीलिए नोबल गैसेस का साइज पीरियड में सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर सबका वंडर वॉल रेडियस देखोगे तो ऑब्वियसली इसका साइज छोटा होगा। या इसका अगर कोवेलेंट रेडियस हम देख पाते, अगर हम इसका कोवेलेंट रेडियस देख पाते तो वो इतना बड़ा होता। समझे मेरी बात को, अगर हम इसका भी कोवेलेंट रेडियस मेजर कर पाते तो वो इतना होता, लेकिन ये इतना बड़ा है। क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि ये क्या है, वंडर वॉल रेडियस। समझ गए, ये बनाओ, उसके बाद लिखो, नहीं पहले ये बनाओ, यहां पर इंग्लिश लिखो जो मैं बोल रहा हूं, फिर ये बनाना। लिखो, इफ ओनली वंडर वॉल एंड कोवेलेंट रेडियस आर कंपेयर्ड, if only van der Waal and covalent radius are compared, then size will decrease continuously from left to right. Then size will decrease continuously from left to right. Then size will decrease continuously from left to right. अरे यार, काटो इसे पूरा, काटो काटो यार, काटो 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 काटो। ये अभी तक आपने ये डायग्राम नहीं बनाया है तो यहाँ पे लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाइए, फिर यहाँ पे लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाइए। लिखो कि नोबल गैस हैज लार्जेस्ट साइज इन पीरियड बिकॉज noble gas has largest size in period because for noble gases van der Waal radius is measured. For noble gases only van der Waal radius is measured, while for other covalent radius is measured. While for other covalent radius is measured. ठीक है, फिर ये फोटो बना लो, फिर ये इंग्लिश फिर से लिखा रहा हूँ इस फोटो के बाद, थोड़ा कटपिट हो गई, सॉरी यार। लिख लो यार, यहाँ लिखो, इफ ओनली van der Waal radius and covalent radius is compared. If only van der Waal or covalent radius is compared, then size will decrease continuously from left to right. Then size will decrease continuously from left to right. Then size will decrease continuously from left to right. ठीक है, ये बना लो। इसमें क्या, अगर सबका van der Waal रेडियस देख रहे हैं या सबका क्या देख रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। ठीक, एक और होता है मेटालिक रेडियस, ये लिख लो। ये बड़ा समझ लो कि नोबल गैसेस का सबसे बड़ा क्यों होता है, क्योंकि नोबल गैसेस का हम क्या देखते हैं, van der Waal रेडियस, और बाकी सबका हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट रेडियस।
ठीक है, मेटेलिक रेडियस। देखो मेटल में एक होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की सी है। सी मतलब क्या होता है सर? समुद्र। जैसे अगर देखा जाए तो इस समय हम एयर के सी में हैं। सी से जनरली पानी का ही समुद्र समझते हैं, लेकिन देखो अभी मैं इधर हाथ मारूं, इधर हाथ मारूं, इधर कहीं भी हाथ मारूं, चारों तरफ मेरे क्या है, एक्सेप्ट जहां पे मैं खड़ा हूं एयर ही तो है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मैं यहाँ जब घूम रहा हूं तो मैं किसकी सी में घूम रहा हूं? एयर की सी में घूम रहा हूं। तो ये बहुत ही पुराना मॉडल है, आजकल डिस्कार्डेड हो गया, लेकिन 11th-12th के लेवल पे यही पढ़ना है। अब इसमें मानते हैं कि मेटल जो है, मेटल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या होता है पहली बात तो ये, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली दे देता है। ठीक है, वो क्या होता है? मेटल। अब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो इनकी पोजीशन क्या रहती है? फिक्स्ड, और इसकी पोजीशन क्या रहती है? मोबाइल। मोबाइल मतलब इधर उधर चलता रहेगा। ठीक है, तो Na+ अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहते हैं। Na+ यानी कोई भी मेटल हो, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा। ये देखो, और चारों तरफ यहां क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या? जो फ्रीली मूव कर सके, जैसे कि पानी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक रेडियस। कोई ये पूछता नहीं है एक्चुअली, मैंने बता दिया बस। अच्छा, एक बात मैंने और कहनी थी आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2-3 बातें आप समझ लीजिए। पहली बात तो मेरा वीडियो डेली आएगा। कई बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि सर टाइम टेबल में आपका नहीं है वीडियो। टाइम टेबल में नहीं है, लेकिन मैंने ग्रुप पे डाल दिया, मेरा वीडियो डेली आएगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मेरे साथ कुछ हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मेरा वीडियो डेली आएगा, आप ये समझिए। ठीक है, तो मुझे ये बॉदर मत करिए। कुछ बच्चे मुझे बॉदर करते हैं कि सर आज टाइम टेबल में आपका वीडियो नहीं था, तो वो टाइम टेबल अभी करेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ भी सब टेक्निकल प्रॉब्लम, समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं खुद से लगभग 30 डेज पीछे हूं। मतलब कि अगर हमारी क्लासेस लॉकडाउन नहीं होता, चालू होती, तो मैं यहां पर 1 महीने पहले होता। 1 महीने 35 दिन में पीछे चल रहा हूं। आप ये समझिए, पिछले साल की मेरी कॉपी अगर मैं देखूं तो मैं लगभग 35 दिन पीछे चल रहा हूं। ठीक है, तो उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि एक पहला कारण तो यह है कि आपकी क्लास होती थी 1.5 घंटे की, लेकिन वीडियो बनता है 1 घंटे का, पहला कारण। दूसरा कारण, क्लास होती थी डेली, अभी क्लासेस शुरुआत में आपकी 4 ही 4 लिंक फिर मैंने बढ़ाई। ठीक है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण कि एक तो स्पीड भी समझ में नहीं आती है आप लोगों की, मतलब जब तक सामने हो तो समझ में आता है, तो मेन में 2। और तीसरा कारण, हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे वाइफ के फादर सडनली एक्सपायर हो गए, तो शायद 8-9 दिन मेरी वीडियो नहीं आई, तो मैं 20 दिन पीछे चल रहा था, अब मैं 30 दिन पीछे चल रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अभी आज शायद 22 तारीख है। ठीक है, आप ये मान लीजिए जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, मैं हफ्ते में 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म होगा, हफ्ते में मैं 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ही लूंगा, ये आप समझ लीजिए। यानी रोज एक वीडियो आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, और 3 दिन, मान लीजिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें मैं क्या चालू कर दूंगा, उसमें मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा आपकी, समझे बात को, कि इस चैप्टर के बाद, क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूं। ठीक है, मैं जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर में लगभग 8-9 लेक्चर तो लगेंगे, उसके बाद इसके टेस्ट लेने के बाद मैं ये चालू कर दूंगा 3 दिन आपकी हफ्ते में ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये आपकी 3 दिन एक्स्ट्रा चलती रहेगी ऑर्गेनिक, तो इससे आपका सिलेबस स्मूथ हो जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि अभी तक क्या है कि जुलाई चल रहा है,
तो अभी तक मैं बच्चों को बुक्स लगवाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो कुछ बच्चों के मेरे पास फोन भी है कि सर हम खाली रह जाते हैं। तो देखिए मेडिकल को असाइनमेंट के अलावा सिर्फ एक बुक लगानी है। मतलब मेडिकल में क्या लेना है उन्हें, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। एमटीजी पब्लिकेशन की। देखिए मैंने कभी नहीं बोला कि आप एनसीईआरटी खरीदो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी उसमें बहुत ही बेकार दी है, उसको पढ़ के आपसे पीछे वाले जो सवाल है एनसीईआरटी के वो भी नहीं होंगे। तो इस बुक की खास बात क्या है कि पूरी आपकी एनसीईआरटी जो है उसको कवर कर देगी वाया क्वेश्चंस। मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उठाएगी, उस पर क्वेश्चन बनाएगी और आपको कवर कर देगी। तो आपको ये बुक इनडिस्पेंसेबल है। मतलब अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक 31 या 32 ईयर्स आता है नीट की प्रीवियस ईयर, ठीक, और एक आता है 26 या 27 ईयर्स एम्स। ठीक, आपने देखा होगा कई बार मैं क्वेश्चन कराते कराते ये भी बोलता हूँ कि ये नीट में आया, एम्स में आया, तो मुझे कैसे पता? भाई इन दोनों बुक से मुझे पता है। तो ये दो पतली पतली बुक्स हैं, ज्यादा मोटी नहीं है, पतली ही बुक आप समझिए इसको। तो ये बहुत ही पतली पतली है, मतलब ये होगी छोटी सी है, इतनी बड़ी। इसमें क्या है कि अभी तक जितने 30 सालों में नीट में क्वेश्चन आए हैं, तो मान लीजिए 45 और क्वेश्चन आते हैं इंटू 30, यानी कितना हुआ, 4 3 12 होते ना, 1350 क्वेश्चन इसमें है और लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन इसमें है। तो आपको 2200 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छे से करना है। ध्यान रखिए हमें कई बुक्स नहीं करनी, हमें एक बुक बार बार करनी है। तो ये हमें कम से कम एग्जाम के पहले 3 से 4 बार करके जाना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मेरा पहले का चंदपुर के पहले में जहां पे था, मेरा एक्सपीरियंस मेडिकल में क्या था, मेडिकल में हर साल जैसे 300 बच्चे मेरे देते थे, 300 के आसपास बच्चे देते थे 12th, उसमें 300 बच्चों में लगभग 50 से 60 बच्चों के नंबर 530 प्लस आते थे। ठीक है, तो उसमें केमिस्ट्री में मेरा 175 आउट ऑफ 180, कम से कम 1-2 बच्चों का रहता था हर साल। 170 हर साल रहता था कम से कम 5-6 बच्चों का, और 165 बहुत बच्चों का रहता था, मतलब 25-30 बच्चों का, और 160 तो लगभग 60 से 70 बच्चों का, 160 प्लस। तो अगर आप इतना जितना कंटेंट में बोल रहा हूं इतना आप कर लेते हैं तो बेटा इसके बाहर पेपर आ ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। नोट्सों के और असाइनमेंट के बाहर पेपर आएगा नहीं। ये किसके लिए है? आपकी प्रैक्टिस के लिए है बस। ठीक है, तो मेडिकल वालों को इससे ज्यादा करने की बिल्कुल भी केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं, आपके पास समय बचता है, तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला काम रिवीजन, दूसरा काम आप क्या करिए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको लग रहा है आपके वीक है। केमिस्ट्री में हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब ये समझ लीजिए अगर केमिस्ट्री में 100 यूनिट का पेपर आएगा तो मैं ऑलरेडी आपको 120 यूनिट करा रहा हूं। ऑलरेडी मैं ज्यादा ही करा रहा हूं थोड़ा सा, जिससे कि सब कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक, ये बात हो गई किसकी, मेडिकल वालों की। अब आई जेई वालों की बात। अब जेई में मैं आपको बता दूं 3 किताबें जो हैं जो कोटा में और हर जगह चलती हैं, जो सबसे कठिन किताबें मानी जाती हैं। ठीक है, तो कोटा में भी आपका कोई दोस्त LNK या जिसको भी आप सबसे अच्छी कोचिंग समझते होगे इंडिया की, उसमें होगा। तो उसमें भी इवन जैसे अगर IIT होम ले लीजिए, उसमें भी ये नागपुर में, हालांकि उसमें कराते नहीं है लेकिन बोल देते हैं बस। तो जेई में देखिए, वैसे IIT होम का रिजल्ट तो अभी बहुत खराब था, लेकिन चलिए छोड़िए, मैं आपको ये बता रहा हूँ 3 बुक्स मैं आपको लगवाऊंगा। पहली कौन सी, देखिए 3 चीजें हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये स्ट्रिक्टली फॉर जेई एडवांस में बता रहा हूं आपको, जेई के लिए नहीं बता रहा हूं, जेई एडवांस के लिए। फिजिकल बाय नरेंद्र अवस्थी,
ऑर्गेनिक बाई MS चौहान और इनऑर्गेनिक बाई BK जायसवाल। ये 3 किताबें हैं, तीनों एडवांस की हैं और ये सबसे कठिन किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी आप मटेरियल उठाओगे, एलन का, रेजोनेंस का, फिटजी का, किसी का भी उठाओगे, मोशन का, उससे ज्यादा टफ ये बुक है और ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं। तो ये बुक्स हम करेंगे। आप अपने 12th वालों से भी फीडबैक ले सकते हो कि क्या ये वो बुक्स कर पा रहे हैं, और आपके कुछ जो सीनियर हैं कोटा वगैरह में होंगे, नागपुर में होंगे, उनसे भी फीडबैक लेना कि क्या ये बुक उनको कराई जाती है। और एक बार आप 12th वालों से फीडबैक लेना जो भी यहाँ पर अपने रेजॉक्सी में है, ठीक है। तो ये तीनों हमें करनी है। एक बुक सबने करनी है 41 इयर्स, अरिहंत की आती है 41 इयर्स IIT JEE। अब अरिहंत के पुराना एडिशन 41 इयर्स होगा, नया एडिशन में 42 इयर्स आएगा, लेकिन नया एडिशन आएगा अक्टूबर के बाद। क्यों अक्टूबर के बाद? क्योंकि अक्टूबर में जब एग्जाम होगा उसके बाद ही आएगा। तो इसको तो मैं सलाह देता हूं आप आंख बंद करके खरीद लीजिए। अगर आप मेरे नोट्स, मेरे टेस्ट और असाइनमेंट प्लस ये बुक कर लेते हैं 3 से 4 बार, यकीन मानिए 1000 रैंक आपकी IIT एडवांस में जनरल में आ जाएगी और 99.9 परसेंटाइल आपका JEE मेंस में आ जाएगा, केवल नोट्स, असाइनमेंट और ये बुक करने से। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कितना आसान आप बता रहे हो, IIT इतना आसान होता तो फिर सभी का निकल जाता। जब करोगे ना, जब सिलेबस बढ़ता जाता है, मेन दिक्कत बच्चे को क्या आती है, रिवीजन की आती है। अभी मैं आगे 3-4 चैप्टर बढ़ जाऊंगा, देखना तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। मेन ये है जो ज्यादा रिवाइज करेगा बेटा वो सेलेक्ट होगा, वो नहीं जो ज्यादा किताबें करेगा कि ऑनलाइन कोई सोर्स मिल गया वहां से किताब क्वेश्चन करने लगे ना, जो ज्यादा रिवाइज करेगा। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप ये यकीन मान लीजिए, और गिवन आपका IQ एवरेज है, एवरेज IQ से मेरा मतलब है आपके बोर्ड में 80% आए हैं CBSE में। अगर CBSE में आपके 80% आए हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा, मतलब 80% वाले को मैं बोलूंगा एवरेज, तो आप ये मान लीजिए 1000 से 3000 रैंक आपकी जरूर आ जाएगी अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक। फिर एक लेवल और आपको अप जाना है, 1000 के अंदर रैंक लानी है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत तेज बच्चे हो, तो फिर हम ये बुक्स करेंगे, ये तीनों। वैसे ये तीनों मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि बेटा ले लो और करना, जब जब जो बताता जाऊं तब तब करना। और 12th वाले जो अच्छे बच्चे हैं, कुछ बच्चे उन्होंने पूरी कर भी रखी है जितना मैंने कराया, और उनसे हो भी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमें करनी है, ठीक। अगर आप ये इतना कर लोगे तो आपकी भाई 1000 से 3000 रैंक आ जाएगी, 99.9 परसेंटाइल आ जाएगा। अगर आप ये तीनों बुक कर लेते हो तो आपका परसेंटाइल मिनिमम इतना आएगा, यानी यू वुड बी इन टॉप 300 इन इंडिया। एटलीस्ट टॉप 300 में होगे, अंडर 100 भी आ सकते हो, अंडर 50 भी आ सकते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। और एडवांस में भी आप टॉप 300 में आ जाओगे अगर ये आपने ढंग से कर ली तो आपके ऊपर है आप कितना बर्दाश्त कर पाते हो, ठीक है। मेन चीज बेटा क्या है, रिवीजन, ठीक है। और अभी मैं एडवांस का वैसे चालू करने की इच्छा बहुत हो रही है, चलो मैं कोशिश भी करूंगा, एक बार मैं कर दूंगा तो फिर आप, मतलब मेरी गारंटी है कि आप कोटा के कहीं के भी, नागपुर से जहां भी आपको लगता है कि अच्छी पढ़ाई होती होगी, वहां से कंटेंट कंपेयर करना, कॉपी कंपेयर करना, आपको फर्क पता चल जाएगा। क्योंकि 11th में, अभी जो 12th है उसमें कई बच्चे हैं जिनके दोस्त IIT होम में थे, LN में थे, तो वो कॉपी कंपेयर करते रहते थे, तो उनको सच्चाई पता चल गई। तो LN से भी 12th में कई बच्चे हैं, अभी IIT होम से भी बच्चे हैं अच्छे, तो आप भी, मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं कि आप कॉपी कंपेयर करिएगा। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की में बस ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने एडवांस का नहीं कराया है, तो ये जैसे मैं पीरियोडिक टेबल करा लूं, इसमें एडवांस का मैं भी करा दूंगा साथ में ही, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के एडवांस पे आऊंगा, तब आप कंपेयर करना, कंटेंट आप कंपेयर करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है, ठीक है। तो इसका आपको PDF अभी मिल जाएगा अगर आप गूगल करोगे तो, ठीक है। और दूसरी बात,
ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खरीद लीजिए, ऑनलाइन खरीद लीजिए, मिनिमम आपको 30 से 35% डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। अगर आप ये बुक खरीद लेते हैं, मैं क्या करूंगा, इसका भी वीडियो बना दूंगा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के 41 ईयर्स अरिहंत है, इसका भी वीडियो बना दूंगा। और भी अभी मैं आपको असाइनमेंट देना आप चालू करूंगा मैं एडवांस की। अच्छा सर, मान लो हम एडवांस नहीं देना चाहते हैं, हमारा एडवांस थोड़ा वीक है, हमसे बहुत कठिन सवाल नहीं होते, या हमें एकदम बेसिक से पक्की वाली तैयारी करनी है, तो ये जो इनको बुक बनाई थी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ये जेई मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। हालांकि अगर आप ये करोगे और ये करोगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी करोगे तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पा रही है, तो आप ये कर लीजिए एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। अगर आप ये कर लोगे तो भी आपका एटलीस्ट 98.5 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा जेईई मेंस में, मिनिमम है इतना, 98.5 के ऊपर ही आ जाएगा। अगर आप ये प्लस जितना ऑब्वियसली मैं दे रहा हूं वो तो है, ठीक है। तो अभी क्योंकि अब क्या है कि स्टार्ट हुए कुछ टाइम हो गया है, तो अब आपकी पढ़ने की इच्छा भी बढ़ गई होगी। पहले क्या था कि आपकी पढ़ने की उतनी इच्छा भी नहीं थी, भाई क्या था कि थोड़ा आ गया, अब एक मजबूरी की तरह पढ़ते हुए। लेकिन अब क्या है कि आपको चाहिए और। अच्छा एक बात मैं और बोलूंगा, जिस बच्चे को अभी चाहिए और, या जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे और पढ़ने को चाहिए, तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, अपना नाम, बैच और फोन नंबर, मैं आपसे बात करूंगा, मैं खुद कॉल करूंगा आपको। तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बात करके आपको रिलेवेंट बुक बताऊंगा। और जब मुझे लगेगा कि 15-20 बच्चों ने भी बुक ले ली है और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं डिस्कस करना चालू कर दूंगा। कुछ बच्चों ने मुझे इसके डाउट भी भेजे हैं, तो मैं पूरा ये भी डिस्कस करना मैं साथ में पैरेलल चालू कर दूंगा। इस क्लासेस के अलावा, ये तो आती ही रहेंगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, उसमें इस चीजों को मैं कवर करूंगा, ठीक है। और फिर हम इस पे आएंगे, धीमे धीमे हम आ जाएंगे साथ, ठीक है। अब मुझे वैसे तो आज आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करना था, लेकिन स्टार्ट करूंगा तो फिर उसमें लंबा टाइम चाहिए, आधे पौन घंटे, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। और ये ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, रोना नहीं, क्योंकि कई बच्चे रोने लगते हैं कि ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका वो आने लगेगा, क्या बोलते हैं, 3 एक्स्ट्रा लेक्चर आने लगेंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है, ठीक है।